देखिए, ये पहली बार पाकिस्तान का ब्रह्मोस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था जब गलती से एक मिसाइल चल गई थी और मियां चन्नू जाके गिरी। ठीक 3 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस पाकिस्तान ऑब्जर्व करता रहा कि कुछ तो आ रहा है। फिर वो गिरा तो उन्होंने बोला अब कुछ तो गिर गया है। इसके आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और ऑपरेशन सिंदूर ने यह प्रूव कर दिया कि जब मन चाहे भारत बटन दबाए और पाकिस्तान में गुड नाइट हो सकती है। ब्रह्मोस के आगे पाकिस्तान का सरेंडर, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, ब्रह्मोस से पाकिस्तान का बचना लगभग नामुमकिन। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों को रोकने के लिए बने ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है। मेजर गौरव, ब्रह्मोस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतनी चर्चा में क्यों? देखिए, ये पहली बार पाकिस्तान का ब्रह्मोस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था जब गलती से एक मिसाइल चल गई थी और मियां चन्नू जाके गिरी। ठीक 3 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस पाकिस्तान ऑब्जर्व करता रहा कि कुछ तो आ रहा है। फिर वो गिरा तो उन्होंने बोला अब कुछ तो गिर गया है। इसके आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और ऑपरेशन सिंदूर ने यह प्रूव कर दिया कि जब मन चाहे भारत बटन दबाए और पाकिस्तान में गुड नाइट हो सकती है। ये प्रूव कर दिया। ये ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तानी, मैं आप इनकी कॉन्शियसनेस में, इनके सोशल मीडिया पे, इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्रह्मोस जिसको कहते हैं एक हवा जो वर्ड है ना, इट हैज बिकम अ हवा फॉर द पाकिस्तानी की पता नहीं क्या चीज है ये समझ में नहीं आती। हमें पता तो लगता है कि कुछ ब्लिप है रडार में, लेकिन जब तक ब्लिप समझ में आता है तब तक यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है और हम कुछ भी रोक नहीं पाते। आज की तारीख में जो कह रहे हैं, आज की तारीख में जो आपने कोट करा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो HQ-9 से HQ-15, मैं कह रहा हूं तुम HQ-25 ले लो, HQ-50 ले लो, दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द ब्रह्मोस सिंपली बिकॉज द चाइनीज आर गिविंग देम थर्ड रेट इक्विपमेंट। तो ये क्या, जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है जी, तो मिसाइल पे भी क्या जहां जाके फूटेगी उसका नाम लिखा रहता है? पाकिस्तान का लिखा गया ब्रह्मोस पे? ब्रह्मोस पे दाने दाने पे खाने का नाम और ब्रह्मोस पे पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम। और वहां पर ये अब हवा कहते हैं ना, एक बार अगर आप किसी को तगड़े से मार दो तो फिर उसकी हवा से भी डरने। अब अगर ब्रह्मोस का बा सुनाई देता है ना तो पाकिस्तान हिलने लगता है। अगली खबर देखिए, देश के एयर डिफेंस को लेकर एक बड़ा फैसला कि भारत अब खुद अपने अवैक्स बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अवैक्स एक बड़ा टेक्निकल मामला होता है और इतनी टेक्निक वाले पेचीदा मामले को अगर भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अब देश कितना बदल रहा है। वायुसेना को 6 बड़े अवैक्स मिलेंगे, DRDO बनाएगा अवैक्स और अवैक्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। तो सर, ये तो वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके लिए समझा जाता था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए तो चलिए अगर निर्भरता है भी तो अभी देख लेंगे, कुछ सालों काम चला लेंगे, लेकिन अब भारत काम चलाने वाले मूड में नहीं। देखिए, हमने नेत्रा बनाया था, लेकिन नेत्रा में 240 डिग्रीज का हमको मिलता था जोन जहां देख सकते थे जी। ये हवा वाला रडार है। अच्छा। सरलीकरण जो आप करते हैं, हवा वाला रडार है जो सब कुछ देख सकता है, एयर सिचुएशन को बता सकता है और एयरबस 321 या उस टाइप के जहाज पर बनाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स जो है बेंगलोर में हम खुद बना रहे हैं। आज की हमारी चर्चा शायद इसी बात पर है कि हम क्या क्या खुद बना सकते हैं, क्योंकि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बोला था कि अगर आप खुद नहीं बनाएंगे तो यूक्रेन की तरह तरसते रहेंगे। ट्रम्प कभी टैरिफ लगाएंगे, कभी बॉम्ब देंगे, कभी नहीं देंगे। आपको स्वनिर्मित करना पड़ेगा। आपके पास अपने हथियार होने चाहिए जिससे आपकी सप्लाई चेन और आपके जो जब हर्ट होते हैं वॉर में, कोई जहाज होता है, मिसाइल होती है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये वाला अवैक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 360 डिग्रीज का है और अपने ही आइजा रेडार से बना है। जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रेडार है वो हमारा अपना होगा। उसकी जो चिप होगी MMIC वो भी हमारी अपनी होगी। ये बहुत बड़ी सफलता है। इसके बाद आप देखिएगा, अगर आपके पास ऊपर से देखने वाला सिस्टम भी आ गया और ये ISCCS के साथ कनेक्ट करता है, आकाश तीर के साथ कनेक्ट करता है, सैटेलाइट वगैरह सबके साथ कनेक्ट करता है, तो पूरी क्षमता आपके पास अपनी आ रही है। ये जो देखने की आप कह रहे हैं सर, मुझको तो इसमें वो डायलॉग याद आ रहा है फिल्म का कि तब मारेंगे जब गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी। अब ये गोली बंदूक सब हरा हथियार हमारा। DRDO ने बनाया ब्रेवो रेडार। ये रेडार जरा समझते हैं अपने एक्सपर्ट से क्या है। वैसे फाइटर से लेकर सैटेलाइट तक पर इसकी पैनी निगाह रहेगी। जल्दी हो सकती है ब्रेवो रेडार की तैनाती। ब्रेवो से बढ़ेगी भारतीय सेना की निगरानी क्षमता। तो ये मोटे तौर पर रेडार को अगर क्लासिफाई किया जाए और उसमें ब्रेवो कहाँ आता है कॉमोडोर बहल? देखिए, ब्रेवो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रेडार सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर कोई भी देश रेडार बना सकता है और इंजन बना सकता है तो वो सब कुछ बना सकता है। और रेडार का जब हम बात करते हैं ब्रेवो की, तो ये सारे के सारे रेडार्स ओरिजिनेट होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सिस्टम से। ये क्या होते हैं? ये इसमें बीम जो होती है वो रोटेट नहीं करती है, मतलब
एरियल रोटेट नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बीम रोटेट करती है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट भी हो जाता है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और रेंज भी बढ़ जाता है। तो अभी देश बहुत सारे रेडार्स बना रहा है, अलग अलग टाइप के रेडार्स बना रहा है, लंबी रेंज के रेडार्स बना रहा है। लेकिन एक चीज जो आपने पहले कही थी बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर पाकिस्तान जब वो F-16 लेना चाहता था, जब भी वो रेलेवेंट हुआ अमेरिका के लिए, तो उनको F-16 CD मिले, और जब भी रेलेवेंट नहीं था उनके ऊपर प्रतिबंध लग गए। उसी तरीके से टर्की के ऊपर जब उन्होंने F-16 की जगह F-35 खरीदने की कोशिश की, डील भी साइन कर ली, लेकिन S-400 खरीदने की वजह से उनको F-35 नहीं मिले। तो अगर हमको प्रतिबंधों से बचना है तो जहाज भी हमारा होना चाहिए, रेडार भी हमारा होना चाहिए, मिसाइल भी हमारी होनी चाहिए, जगह भी हमारी होनी चाहिए, और टारगेट भी हम जाके फिर भेदेंगे उसके अंदर। अपनी शर्तों पर अगर जीना है पूरे तौर पर, तो फिर हर कुछ आपका होना चाहिए, और दिशा में भारत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। अब ये जो कहा गया ये आपका जो रेडार है वो रोटेट नहीं करता, असल में उसकी बीम रोटेट करती है। तो जो हमने अभी तक रेडार को ऐसा घूमते हुए देखा है, जब कभी वो अपने शिकार को समझ रहा होता है, ट्रैप कर रहा होता है, तो क्या सर अब ये वाला जो हमारा रेडार है ब्रेवो, वो उस तरह की तकनीक पर है जिसमें उसका एंटीना तो एक जगह स्थिर दिखाई देगा और उसकी बीम पकड़ रही होगी शिकार को? थोड़ा जाएंगे एंटीना देखेंगे तो थोड़ा बहुत लो स्पीड पे चलता है, लेकिन एक जब तक चलता है तो 160 डिग्रीज 120 डिग्रीज कवर करता है। अच्छा, ऐसे पहले हम पूरा जब स्कैन करते थे तो हमारी जैसे से बीम चलती थी तो हमें उस रेडार की स्पीड बढ़ानी पड़ती थी। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था, नीचे जो आप रेडार बहुत भारी होता है, जो बड़ा वाला होता है, तो नीचे जो बेयरिंग्स वगैरह होती जल्दी वेयर आउट करती थी, खराब होती थी और आपको बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब इस सारे उसमें देखेंगे दो तरह के रेडार इसमें, एक पीसा है, एक ऐसा है। पीसा है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार। इसको आसान में समझाइए ना, हमको आ जाए। आसान शब्दों में यही होगा कि वो एक्टिव होने से वो छोटे में ज्यादा दूर तक देखेगा। अच्छा अच्छा। पीसा होने से थोड़ा भारी रहेगा। थोड़ा तो भारी ग्राउंड बेस्ड जो रेडार्स होंगे मोस्टली पीसा होंगे। तो पूरा घूमता है तेजी से, वो पीसा है? पूरा नहीं, जो थोड़ा धीरे धीरे ओके, मतलब क्योंकि अभी भी वो 1.20 ऐसा जो है वो ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये इस मामले में ये टेक्नोलॉजी स्टडी करके खुद को आगे बढ़ाने के मामले में कहते हैं जो भीख मिलती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने डिफेंस बजट में लगा दिया पाकिस्तान ने। क्या वहां पर भी अब मतलब कम से कम थर्मोकॉल वाले ऐसा दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? तब मुझे नहीं लगता कि ऑन अ सीरियस नोट में आपको बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तानियों को एक्चुअली चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी दी नहीं है। जो आप थर्मोकोल की बात कर रहे हैं, आपने मजाक में करी, एक्चुअली दैट इज करेक्ट। वो गलत बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी क्या है कि चाइना जैसे JF-17 थंडर की बात कर रहे हैं, JF-17 की थंडर की बात करी तो वह बहुत बढ़िया जहाज है, चाइना का है, फलाना ढिमका। चाइना इज जस्ट गिविंग देम द पार्ट्स एंड पाकिस्तान इज असेंबलिंग। पाकिस्तान में R&D के नाम पे जीरो है, दे डोंट स्पेंड एनी मनी। और ये जितना पैसा है चाइना जो फंड देता है, वर्ल्ड बैंक जो फंड देता है, घुमा के वापस चाइना चला जाता है, वहां से इनके पास आ जाता है। चाइनीज कंपनीज इनको कट देती हैं 10% पे। आसिम मुनीर बिका हुआ है भाई साहब। बेसिकली क्या है कि R&D का कोई स्कोप नहीं। सर आप प्लीज एक्सपेंड सर। I just want to say one thing। जो हमने रेडार की बात की ना, उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। क्यों ये मुश्किल है? हमने जो आइजा रेडार बनाया उसके लिए आपको MMIC चाहिए। ये क्या है? मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट। और टेक्नोलॉजी ये है। अच्छा। एक छोटा सा वो RF ट्रांसपॉन्डर है, वो चाहिए, उसके कई हजारों लग करके एक ऐसा रेडार बनता है या पीसा रेडार बनता है। ये टेक्नोलॉजी LRDL में DRDO का एक लैब है, उसने डेवलप की, उसमें दशक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता एक दिन में। और कोई दे दे जैसे चीन, टर्की, ये सब कोई। आपको गैलियम आर्सेनाइड की जो टेक्नोलॉजी है उसको हार्नेस करना पड़ता है, उसके बाद लगते हैं 10 साल, पूरी शक्ति लगती है, तब जाके शक्ति पैदा हुई है। उसके बाद आप देखते हैं ऐसा रेडार, उसका वीजा रेडार, उस सारे रेडार आने लगते हैं, हर चीज हल्की भी होने लगती है, बैटरी भी कम लगने लगती है, ये सारी चीजें बनती आती हैं। ये पीके श्रीवास्तव सर ये कह रहे हैं कि केवल जज्बे से नहीं हो जाता ये काम, जज्बे के साथ आपको मेहनत बहुत लगती है और दशकों दशक की तपस्या लगती है, तब ये चीजें बनती हैं। इसलिए वहां का मामला क्या होगा, कहां की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की, वहां का मामला क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगली खबर यह है कि भारत का स्वाति रेडार क्या है। भारत के स्वाति रेडार से जुड़ी यह खबर है। स्वाति रेडार की दुनिया में डिमांड तेज हो गई है। आर्मेनिया के बाद एक और देश को अब भारत निर्यात करने की तैयारी में। आत्मनिर्भरता जब इतनी बढ़ जाए कि आप घर की जरूरत के लिए तो बना ही लें, आपके जो दोस्त यार हैं उनको भी आप दे पाएं, तो ये अगला चरण होता है। मतलब हम उस सेकंड फेज की तरफ बढ़ गए हैं। ये क्या महत्वपूर्ण हथियारों के हर एक मामले में हम सेकंड फेज में बढ़ गए हैं, या कम से कम चुनिंदा मामलों में तो बढ़ ही गए हैं मेजर गौरव?
देखिए मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, आज से 10-12 साल पहले मैं फैक्ट बता रहा हूं, दिस इज नॉट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ना मैंने सुना इतने हथियार खरीदते हुए फौज को, ठीक, ना मैंने सुना इतने हथियार बनते हुए। ये पूरा आत्मनिर्भरता का मामला तो पैक हो चुका था काफी हद तक। कुछ कुछ थे जो जुनूनी टाइप के लोग थे जो लैब में लगे हुए थे बनाने के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट दे वर सक्सेसफुल। जैसे सर हैं, सर ने बात करी कि आकाश के ऊपर सर ने काम करा, दे वर सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। और उस जमाने की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये लोग फेल हो जाएं, उसके बावजूद ये सक्सेसफुल हुए। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब दूसरे देश खरीद रहे हैं, ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक आकाश आकाश आकाश? उसके पहले आप और मैं बात करते थे आकाश के बारे में, कभी आपने सुना कि तीसरा देश बात कर रहा है आकाश के बारे में? क्योंकि आपने आकाश को या आकाश प्राइम को, ये तो एक टेस्ट हुआ था हाई एल्टीट्यूड में जो आपने दिखाया था, आपने इसको रियल लाइफ बैटल सिचुएशन और सिनेरियो में आपने बोला कि लो ठोक दिया। अब लोगों ने बोला अच्छा ये तो काम भी करता है, और आपने दिखा भी दिया काम करते हुए। पाकिस्तान जितना झूठ बोले कि हमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, देखिए पाकिस्तान को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, चाइना को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। कि चीन को बड़ी भरमार हो रही है चाइना की। ये सारी की सारी चीजें, ब्रह्मोस दे दो, स्वाति रडार दे दो, आकाश दे दो, आकाश प्राइम दे दो, ये दे दो, ये क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरा मामला पहले भी भारत निर्यात कर रहा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा था। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिस इज टेकन ऑफ 90 डिग्रीज। वहां कहते हैं पाकिस्तान में किसी ने पूछा कि क्या इस तरह की स्थिति में जब ये भीख मांग के खाने की नौबत है, क्या ये हथियार आप बना लेंगे? तो किसी ने कहा कि देखिए ऐसा है, बगदाद से लेकर अंडलूसिया तक हमारे जज्बे के चर्चे होते हैं। फाका मस्ती में भी हमने जिहाद जारी रखी है और आगे जारी रखेंगे। मौजूदा जो सिनेरियो है पूरी दुनिया का, उसमें इस तरह का जज्बा, क्या इससे आप जीतते हैं? देखिए कोई जज्बा नहीं है, पाकिस्तानियों का झूठ है, एक छलावा, एक फ्रॉड है, ये 2 नंबर के काम करते हैं। ये कहते हैं जज्बा कुछ नहीं। देखिए आजकल वो लड़ाई नहीं रही कि घोड़े के ऊपर बैठ के अब तलवार से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम गजवाए हिंद करेंगे, एक बटन दबाएंगे वहां पे सीधा पाकिस्तान के अंदर हर हर महादेव। देखिए ये फैक्ट है। आज की तारीख में क्यों पाकिस्तान कह रहा है कि ब्रह्मोस समझ में नहीं आ रहा? कहां गया तुम्हारा जज्बा? 5 ब्रह्मोस फायर करे, जज्बे से पकड़ लो, जेब में डाल लो अपने, इतना बड़ा जज्बा है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्यों चाहिए एयर डिफेंस? तुम जज्बे से पकड़ के डाल लो ना अपने पास, तुम्हारे जज्बे वाली कौम हो, डाल लो जेब में अपने। नहीं, उसके लिए इनको एयर डिफेंस चाहिए और लोगों को जाहिल रख रखा है कि नहीं तुम जज्बे की बात करो। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इतने सारे हथियार जहां से भी इनको मिले हों, किसी का नाम जज्बा ही रख लेते हैं। जज्बे की बातें होती हैं और जज्बा केवल जबान तक होता है। भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी, भारत में पहली बार बना फोटोनिक राडार। अब ये अलग अलग तरह, आपने ब्रेवो सुन लिया, स्वाति सुन लिया, फोटोनिक सुनिए। अब फोटोनिक राडार डीआरडीओ ने बनाया देश का पहला ऐसा रेडार। ये रेडार स्टेल्थ फाइटर जेट्स और छोटे छोटे टारगेट्स को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीक से लैस है ये फोटोनिक रेडार। मतलब ये सिर्फ पकड़ेगा नहीं, ये सॉफ्ट किल भी कर देगा क्या कॉमोडोर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार की बात करी कि बैटलफील्ड के अंदर जो वेपन्स हैं डिप्लॉयड उसको लोकेट कर लेता और पिनाका सिस्टम से उसको खत्म भी कर दिया जाता है। ठीक। और अब हम बात कर रहे हैं फोटोनिक की। फोटोनिक का मतलब ही फोटोन यानी कि लाइट बीम जो होती है उससे होता है। तो यानी कि ये जो रेगुलर रेडार्स नहीं है, ये लाइट बीम का इस्तेमाल करते हुए रेडार्स हैं, तभी ये हाईली एक्यूरेट भी होते हैं और इनको ये स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे जहाजों को, छोटे छोटे ड्रोन्स को भी पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जंप है भारत की टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम इस बात पे पहुंचे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ना केवल इसके लिए, अब अस्त्रा की भी बात इसके साथ ही जोड़ दूं एक लाइन में, जो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। गैलियम आर्सेनाइड पहले से यूज होता था रेडार्स के अंदर भी या सीकर्स के अंदर भी, अब गैलियम नाइट्राइड यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो उससे भी पावरफुल है, उससे भी दूर तक रेंज रखता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जंप है भारत के अंदर। अच्छा। रेडार्स के ऊपर, सीकर्स के ऊपर और साथ साथ में जो वेपन टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से इतनी तेजी के साथ बदल रहा है भारत का पैराडाइम इस मामले में। और तेजस से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, तेजस MK-1A के लिए दूसरा इंजन तैयार। GE एयरोस्पेस ने भारत को सौंपा ये इंजन। L&T ने तेजस के लिए बनाए स्वदेशी विंग्स। तो अभी तक आपने रेडार के बारे में जान लिया, आपने मोटे तौर पर एक हमारे एपिसोड में ये समझ लिया था कि हमारे पास मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं। एक बार फिर ब्रह्मोस की भी चर्चा हो गई। अब जरा फाइटर्स के मामले में भी देख लीजिए आप, भारत धीरे धीरे इस एक मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और सर ये क्योंकि अभी आप लोग बात कर रहे थे स्टेल्थ की, आपसे अक्सर चर्चा होती है तो आप कहते हैं स्टेल्थ जितना ज्यादा हाइप्ड है दुनिया में, असल में स्टेल्थ उतना बड़ा सरप्राइज अब दुनिया के लिए रह नहीं गया है। उसका रीजन है, जैसे अभी बताया कि जो फोटोनिक रेडार आ रहा है, फोटोनिक रेडार में स्टेल्थ करता क्या है? छुपा देता है। रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है वो रेडार को
की किरणों को पकड़ ले। तो रेडार की निगाहों में ना आए ऐसा जहाज जो है उसको डिस्पर्स नहीं होता। तो रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल कौन सा होता है? वो सारे के सारे एक्स रेंज वाले होते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी में काम करते हैं। बाकी जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिर देख लेगी। लेकिन वेरी लो फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम ये होती है कि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब फोटोनिक रेडार आएगा तो उसमें स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर वेरी हाई, वो अब्सॉर्ब नहीं होते, तो रिफ्लेक्शन होगा, रेडार पकड़ेगा। और एक और चीज आ रही है फोटोनिक रेडार के साथ साथ, जो फोटोनिक कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटिंग जिसको बोल रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा ये भी एक कंप्यूटिंग है, विच विल बी रियल टाइम एंड वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए तो स्टेल्थ कहाँ रहा? इसलिए मैं हमेशा से कभी से स्टेल्थ का मैं वो नहीं रहा, से कहते हैं ना, बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं रहा। लेकिन अब ये भारत, बात आपने जो इसकी बात की है, तेजस वाली, तेजस में पॉइंट आई थिंक नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत जिस तरीके से फाइटर जेट्स के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसका डिपेंडेंस वाकई खत्म होता जाएगा? उसके अपने स्क्वाड्रन पूरे होते चले जाएंगे जितनी आवश्यकता कही जा रही है, अपने आप खुद ही बना के उससे पूरा कर लेगा, या आखिरकार विदेश से भी खरीदने पड़ेंगे? मेजर गौरव, देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूँ। ये इतनी हैप्पी न्यूज नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हम कुछ भी बोल रहे हैं कि 2 इंजन आ गए, 4 इंजन आ गए, जब अमेरिका बहादुर का मन आएगा आपको 2 इंजन दे देगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझे 200 इंजन चाहिए, लो पैसे। अमेरिका कहता नहीं, हमारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, हम नहीं देते। अभी तो ये 404 की बात चल रही है जिसमें हम लोग इतना खुश हो रहे हैं। अभी 414 की बात चलेगी इसके बाद मार्क 2 के लिए तेजस की। और जब तक ये इंजन की टेक्नोलॉजी आप अपने पास खुद की नहीं होगी पूरी 100%, आप ऐसे ही अमेरिका के पीछे जाते रहेंगे कि साहब आज 1 आ गया, 2, ये कौन सी चीज है ये? व्हाट इज दिस कि आपने 2 दे दिए, 3 दे दिए, 1 दे दिया। अमेरिका की जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, आज की तारीख में अगर आप देखें एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर का जो बयान है, ठीक है, एंड फॉर आई एम जस्ट सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मैं लाइव शो में ये कह रहा हूं, थैंक गॉड वी हैव अ चीफ हु कैन स्पीक हिज माइंड। इसके लिए जो मॉरल कैरेक्टर चाहिए, जो एयर चीफ ने बोला है, सैल्यूट टू हिम एंड हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या स्टोरी है आज की तारीख में। आपके पास जो तेजस एयरक्राफ्ट है, ऑल सेड एंड डन, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज हैल, फैक्ट ऑफ द मैटर इज विदाउट इंजन योर एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, और 40 साल में हैल ने 40 एयरक्राफ्ट नहीं दिए। ये एयर चीफ का बयान है, मेरा बयान नहीं है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। 59% हमारी इंडिजनाइजेशन होगी एयरक्राफ्ट की बिना इंजन। तो मतलब आत्मनिर्भरता 59% ही रही बगैर इंजन के। बगैर इंजन के। और अब इसका रेट ऑफ इंडक्शन भी देख लें। 6 जहाज आएंगे मार्च 2026 तक, 16 आएंगे मार्च 2027 तक। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे को एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत है, चाहे हम Su-57 चूज करें। मैं कभी नहीं कहूंगा F-35 लें, क्योंकि Su-57 के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सस्ता भी है, $40 मिलियन का है, और साथ में को प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमने Su-30 MKI के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो सकता है, और लॉन्ग टर्म हमारी जो हेल्प करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा। आप ये जो बता रहे हैं 59%, ये मार्शल सर, ये आत्मनिर्भरता इंजन के मामले में कब आएगी हमारी? इंजन के वही बता रहे हैं, जो इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए जो हमने लाइन सेटअप की है। पहले HAL ने 2 लाइन सेटअप की, 8 एक लाइन का प्रोडक्शन था, 16 थी, अब एक और सेटअप कर दिया है। इसका मतलब आप एरो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं 24 इन अ ईयर। लेकिन 2 इंजन मिलने से क्या होता है? 2 जहाज बनेंगे। 2 जहाज से कहाँ क्या होगा? और पूरे एंड तक आप जब इस जा रहे हैं तो आपको 6 इंजन मिल रहा है। इससे क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अच्छा। और जो एयरफोर्स ने डिक्टेट किया है रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो मांगा है, जो कहा है, जो बहुत सालों से आ रहा है, जो आप विंग्स की बात कर रहे हैं, जब मैं LNT में था, मेरे उसमें ये विंग बनता था। ओके, फैसिलिटी में। तो ये विंग तो हमने बना के रखे हुए, तो कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि इंजन नहीं आ रहे थे। इंजन चाहिए, और इंजन तेज रफ्तार से चाहिए। इंजन बहुत 24 इंजन चाहिए आपको हर साल।